नमस्कार। यहाँ पर मैं आप लोगों को आज बारूद की खोज के साथ आधुनिक विश्व की युद्ध कला के बारे में बताने या चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि आधुनिक युद्ध कला की शुरुआत बारूद की खोज के साथ शुरू होती है। जब बारूद का रण क्षेत्र में प्रयोग शुरू हुआ तो वहीं से आधुनिक युद्ध कला का जन्म माना जाता है और सबसे बड़े इसके जो जन्मदाता हैं उनको गुस्तावस एडोल्फस को माना जाता है। गुस्तावस एडोल्फस जो कि स्वीडन के राजा थे, उनको आधुनिक विश्व की युद्ध कला का पिता भी कहा जाता है। तो आधुनिक विश्व की युद्ध कला में बारूद ने किस तरह से परिवर्तन किए, किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन किए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। इसमें हम मुख्य तौर पर आज हम आपको बताएंगे कि बारूद ने जो छोटे हथियार थे, स्मॉल आर्म्स, उसमें क्या परिवर्तन किया, क्या क्या चीज़ें शामिल हुई। आर्टिलरी जिसमें तोपें और बड़े हथियार आते हैं, उसमें क्या परिवर्तन हुए, क्या चीज़ें आई। और नेवल वेपन्स यानी कि जो समुद्री जो लड़ाइयाँ थी, सामुद्रिक लड़ाइयों में उसमें क्या क्या हथियार इस्तेमाल किए गए जिनमें कि बारूद का रोल था। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि बारूद के आने से जो ये हथियारों में परिवर्तन हुआ, इसकी वजह से युद्ध कला की जो स्ट्रैटेजी है और सामरिकी उसमें भी परिवर्तन हुआ। उसमें क्या परिवर्तन हुआ उसको हम अगले टॉपिक में स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑन लैंड एंड सी दोनों देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू होते होते किस तरह से जो एयर पावर है, हवाई जो क्षमता है हमारी, वो किस तरह से रण क्षेत्र में शामिल होती है और इसमें बारूद का क्या रोल था। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बारूद का इतिहास क्या है, बारूद कहाँ से आया। तो हम देखेंगे कि बारूद की खोज है वो चीन से मानी जाती है। चीन में दवाइयों के निर्माण के दौरान जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके दौरान उसकी खोज होती है और ये जो है चीन के 4 बड़ी खोजों में इसको शामिल किया जाता है, जिसमें कंपास यानी आपका दिक्सूचक यंत्र, दूसरा जो है गन पाउडर यानी कि बारूद, इसको ब्लैक पाउडर भी कहते हैं, प्रिंटिंग और पेपर मेकिंग। पेपर की जो खोज है, पेपर बनाने की, वहीं हुई। उसके बाद प्रिंटिंग की खोज भी चाइना मानी जाती है। चाइना की जो है ये 4 मेजर इन्वेंशंस माने जाते हैं, जिसमें से बारूद एक था। अब बारूद की खोज चीन में वैसे तो सांग डायनेस्टी 9वीं शताब्दी माना जाता है, परंतु इसके जो रिकॉर्डेड जो रिटन जो रिकॉर्ड हैं और उसमें जो फार्मूला दिया गया है वो सांग डायनेस्टी 11वीं शताब्दी में मिलता है। इसके अलावा भी पूरी दुनिया में कहा जाता है कि ऐसा नहीं कि चीन ने ही खोजा था। चीन के पहले भी कई जगहों पर ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहाँ की पश्चिमी यूरोप की कई जगहों पे जहाँ पे फायर क्रैकर्स, आतिशबाजी और रॉकेट के रूप में बारूद का इस्तेमाल या बारूद जैसी चीज़ों का इस्तेमाल दिखाई पड़ता है। परंतु जो रिटन डॉक्यूमेंट हैं उसके हिसाब से चीन में इसकी खोज मानी जाती है, जो कि 11वीं शताब्दी में है। हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या हुआ कि फिर कि युद्ध कला में बारूद वो 12वीं शताब्दी में प्रवेश करता है और 12वीं शताब्दी में जब बारूद युद्ध कला में प्रवेश करता है तो उसमें सबसे पहले आता है फायर और एरोज, यानी ऐसे बाण होते थे जिसमें नॉर्मल जो है वो आग नहीं लगाई जाती थी, इसमें बारूद को इसके साथ अटैच करके और इसमें आग लगा के छोड़ा जाता था, तो जब जाके तीर गिरता था तो वो ब्लास्ट करता था। इसके अलावा बॉम्ब्स, फायर लैंसेस एक प्रकार का हथियार है। ये जो पिक्चर में आपके यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, इसमें ये आगे का लोहे का एक पार्ट होता था जिसमें पीछे एक डंडा लकड़ी का बहुत लंबा सा लगाया जाता था। इसमें बारूद आगे से भरकर और उसके बाद आगे से एक रस्सी लगाई जाती थी जिसमें आग लगा दिया जाता था और दुश्मन की तरफ इसका मुंह करके उसको छोड़ दिया जाता था। हाथ में इसको पकड़ के ये किया जाता था, हाथ से छोड़ फेंका नहीं जाता था इसको। तो ये फायर लांसेस को कहते थे। ये भी माना जाता है कि जो फायर लांस है ये एक्चुअल में जो गन थी ये उसकी शुरुआत थी। ये गन का जो है बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म माना जाता है, बहुत ही एक प्रकार से पूर्वज आप कह सकते हैं बंदूक का, कि बंदूक आने से पहले जो है फायर लांस नाम की चीज़ होती थी जो कि जिसे फायर किया जाता था बारूद भर के, उसके साथ तमाम और भी पदार्थ जैसे कि छर्रे हुए, लोहे के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, वो सब भर दिए जाते थे और ये दुश्मन की तरफ उसमें आग लगा के उसको मुँह कर दिया जाता था, जिससे सारी चीज़ें दुश्मन के ऊपर
वो ब्लास्ट होकर निकल जाती थी। चीन में खोज के साथ ही साथ जो रॉकेट्स और फायर एरोज हैं ये हम देखते हैं कि कोरिया और इंडिया में भी आए, बॉम्ब्स के रूप में आए। आगे जो बॉम्ब्स हैं वो प्रोग्रेस करके, जो बॉम्ब्स बनाए गए बारूद से, वो प्रोग्रेस करके ग्रेनेड्स और माइंस का भी रूप लेते हैं, जो आजकल माइनिंग में लैंड माइंस जिसमें आती हैं। इसके अलावा जो है उनका हम कुछ जो पॉजिटिव जो यूज़ है उसका सोसाइटी के लिए वो भी किया गया है, जैसे फायर वर्क्स में, मतलब दिवाली में हम लोग पटाखे छोड़ते हैं उसके लिए है। इंटरटेनमेंट के लिए तमाम उसमें इस्तेमाल किया जाता है बारूद का। इसके अलावा जो है माइनिंग, कहीं खुदाई हो रही हो खदानों में या फिर कहीं सुरंग बनानी हो तो टनलिंग वगैरह में भी इसमें बारूद से विस्फोट करके बनाया जाता है। बारूद से जो बनने वाली तोपें हैं उनका जो युद्ध कला में प्रवेश वो 15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, जिसमें जो है वो 17वीं शताब्दी में ये बहुत ज़्यादा जो रण क्षेत्र है उसमें हावी हो गई थी। और इनकी जो मारक क्षमता को देखते हुए जो उस समय के किले थे जो कि अभेद माने जाते थे, और अगर राजा किले के अंदर छिप गया तो दुश्मन जो है उसको भेद नहीं सकता था, तो ऐसे अभेद किलों को वो तोड़ने का भी काम करने लगे, जिनसे किलों की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ गई। और एक कुछ नए कॉन्सेप्ट आए किलेबंदी के, उसमें पहला आता है स्टार फोर्ट। ये जो है स्टार शेप किले होते थे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये कुछ जो है इसको हम आपको एक बड़ी पिक्चर के रूप, ये देखिए आप, बड़ी पिक्चर के रूप में स्टार फोर्ट, ये स्टार शेप फोर्ट होता था। इसकी खास बात ये होती थी कि इसमें तोप का जो निशाना है वो किसी भी दीवार पे सीधे 90 डिग्री पे नहीं पड़ता था, और वो कहीं ना कहीं जाके एंगल बना के निशाना पड़ता था, जिससे जो तोप के गोले की जो मारक क्षमता है उसमें कमी आ जाती थी और गोला वो टकरा के और दूसरे डायरेक्शन में मुड़ के वो चला जाता था। तो इस तरह से किलेबंदी शुरू हो गई, स्टार शेप फोर्ट इसको कहा जाता है। इसके अलावा अगला जो इसके अलावा अब हम अगला जो फोर्ट है जो कि यूरोप में इस्तेमाल होता था उसको वेस्टर्न फोर्ट कहते थे। ये एक प्रकार से कुछ स्टार शेप जैसा ही होता था, लेकिन इसमें कहीं कहीं बीच में दीवारें स्ट्रेट हैं। ये सब चीज़ें आप अलग से भी इंटरनेट पे और यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो मुग़ल एम्पायर जो भारत में था, इसके अलावा ऑटोमन एम्पायर था, यहाँ सब भी ब्लैक पाउडर का जो प्रयोग है वो दिखाई पड़ता है। 19वीं शताब्दी के अंत में जो गन पाउडर था, जो कि एक्चुअल में उससे बहुत धुआं निकलता था, उसको जो है स्मोकलेस पाउडर में कन्वर्ट किया गया। ऐसे बहुत से स्मोकलेस पाउडर जो है वो उनको उनकी खोज की गई, जिससे कि जो है वो गन पाउडर को उसने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उसमें गन पाउडर में जो है कई समस्याएं थी। धुआं ज़्यादा होता था, तो जिसकी वजह से जो रण क्षेत्र है उसमें विजिबिलिटी वो कम हो जाती थी, दिखाई पड़ना कम हो जाता था और बहुत ही अंधेरा छा जाता था थोड़ी ही देर में। हम इसमें देखेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या क्या था, किन किन चीज़ों को मिलाकर जो था वो गन पाउडर बनाया जाता था, बारूद का निर्माण कैसे होता था। तो इसमें सबसे पहले सल्फ़र 75% जो है लगभग वो सल्फ़र होता है, चारकोल 15% होता है, पोटेशियम नाइट्रेट या साल्ट पिटर जो है वो 10% ऑक्सीडाइज़र की तरह इस्तेमाल होता है। इसी श्रृंखला में अब आगे हम शुरू करेंगे नंबर 1 पे, कि जो छोटे हथियार थे स्मॉल आर्म्स, उसमें बारूद का इस्तेमाल किस तरह से होता था। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि फायर एरोज होते थे। फायर एरोज जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं फोटो में, तो इसमें जो है बारूद इस तरह से लपेट कर और कपड़े में बांध कर आग लगाकर उसको थ्रो किया जाता था, और जहाँ पे जाके गिरता था वहाँ पे ये विस्फोट करता था। फायर लांस मैंने कि जैसे पहले भी आपको ये दिखाया कि फायर लांस एक लंबी जो है छड़ी में आगे लोहे का इस तरह से जो पाइप है उसको लगाकर उसमें बारूद भरकर उसे फायर किया जाता था। ये फायर लाइन्स हुआ। हैंड कैनन, हैंड कैनन कैनन का बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म था। ये सबसे पहली जो तोप थी, एक्चुअल में बड़ी तोप पहले नहीं आई, पहले आई हाथ से चलाने वाली तोपें या हाथ में लेकर जो फायर की जा सकती हैं, ऐसी तोपें आई। बाद में बड़ी तोपें बनाई गई, लेकिन तोप जो है पहले वो छोटे फॉर्म में आई थी हैंड कैनन के रूप में। इसमें हम आपको दिखाते हैं इस तरह से ये हैंड कैनन होती थी। ये 14वीं और 15वीं शताब्दी में, चाइना में जो है 13वीं शताब्दी में इसका डेवलपमेंट माना जाता है। ये कुछ कुछ आपको फायर लांस जैसा दिखेगा,
फायर लैंस और इस जो हैंड कैनन है, ये जो हाथ से चलाने वाली तोप है आपको दिख रही है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक जो है वो टच होल होता है इसके पीछे। यहाँ पर फायर लैंस में क्या होता था कि बारूद आगे से भरने के बाद, छर्रे और सब कुछ आगे से भरने के बाद, और इसमें एक रस्सी निकालकर आगे से ही आग लगाई जाती थी। लेकिन जो हैंड कैनन है उसमें एक यहाँ पे टच होल होता था, और सब कुछ आगे से भरने के बाद उसको टाइट कर दिया जाता था और टच होल से बारूद में आग लगाया जाता था, जिससे बारूद में यहाँ पीछे जलने पर प्रेशर बनता था और उस प्रेशर के साथ सारी चीज़ें दुश्मन के ऊपर रिलीज हो जाती थी, छूट जाती थी। तो ये हाथ से चलने वाली तोप थी, हैंड कैनन कहा गया इनको। अब उसके बाद हैंड ग्रेनेड्स आए। ग्रेनेड्स और जो आपके आपके ये जो बॉम्ब होते हैं, बॉम्ब और ग्रेनेड, ये दोनों देखने में और इस्तेमाल में लगभग एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो ग्रेनेड होते हैं वो हमेशा उसमें क्या होता है कि एक्सप्लोसिव नहीं होता। कई बार उसमें केमिकल भी होता है, कुछ गैस होता है, जैसे टीयर गैस वगैरह हो गई, वो हो गया। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि दुश्मन को बहुत ज़्यादा नुकसान ही पहुंचाएं, नुकसान ना पहुंचाने वाली चीज़ें भी इसमें भरी जा सकती हैं, जिससे कि धुआं निकले या ऐसी जो हो गैस हो जिससे कि दुश्मन बेहोश हो जाएं या उनके आंसू निकलने लगते हैं, जैसे टीयर गैस में होता है, जिससे कि थोड़ा विजिबिलिटी कम हो जाए और हमें वहाँ से निकलने में या उनको मारने में आसानी हो। तो ग्रेनेड्स में ख़ास बात ये है कि ये हमेशा जो है एक्सप्लोड नहीं करते, या विस्फोटक ही इसमें नहीं भरा जाता है। इसके अलावा इसमें केमिकल्स भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बॉम्ब होता है वो हमेशा उसमें विस्फोटक ही भरे जाते हैं और वो विस्फोट करता ही करता है, उसके अलावा वो नहीं कुछ करता। दूसरा चीज़ क्या होता है कि ग्रेनेड जो है इसमें एक डेटोनेशन डिवाइस लगाया जाता है, जिससे कि जो अंदर जो भी मटेरियल भरा जाएगा वो उसी से जलेगा। जो इसमें डेटोनेशन डिवाइस होगा, डेटोनेशन मैकेनिज्म इसमें होता है, और एक फायरिंग पिन होती है। इसके अलावा क्या होता है, एक्सप्लोसिव चार्ज होता है और एक शेल होता है लोहे का, या पहले जो मिट्टी के शेल भी बनाए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत पुराने जो है वो इज़राइल में पाए गए शेल्स दिख रहे हैं। ये ग्रेनेड्स की कुछ खास बातें दी गई हैं, जिसमें कि ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है, बहुत लंबी दूरी के लिए ये नहीं होता है। इसके अलावा जो है इसका बहुत जो कैजुअल्टी रेडियस होता है बहुत स्मॉल होता है, यानी कि जो घायल करने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। दूसरा क्या होता है कि इसमें जो डिले एलिमेंट होता है एक, जिसमें कि ये तुरंत नहीं फटता है, थोड़ी देर बाद ये फटता है, ताकि उससे आप जो है सेफ रहें, आपकी सुरक्षा हो सके, आपके हाथों को बचाया जा सके। इसलिए इसमें डिले चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि डिले थोड़ा देर बाद फटती हैं। अब हैंड ग्रेनेड जो होता है उसके कुछ मेन पार्ट्स हैं। ये मॉडर्न हैंड ग्रेनेड के यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रही है, आज का जो आधुनिक है। एक बॉडी होता है, ये बॉडी दिख रही है। एक फिलर होता है, फिलर ये है जिसमें जो है एक्सप्लोसिव भरा जाता है, एक्सप्लोसिव गैस या फिर केमिकल्स, तमाम चीज़ें भरी जा सकती हैं। उसके बाद फ्यूज़ असेंबली होती है। फ्यूज़ असेंबली बेसिकली एक पिन होता है जिसको निकाल के ग्राइंडर को फेंका जाता है, और थोड़ी देर बाद वो पिन अपने आप जो इसका आपका जो डेटोनेटिंग जो मैकेनिज़्म होता है वो स्टार्ट होता है, और उससे वो डेटोनेट होकर वो फट जाता है। पहले के जो ग्रेनेड हमने बताया कि आपको वो उसमें कुछ जो है पेट्रोलियम, नेफ्था और यूज़ ऑफ फायर होता था इसमें। ये देख रहे हैं आप, इसमें जो है एक रस्सी लगा दी जाती थी और उसमें आग लगा के छोड़ दिया जाता। जब रस्सी जलते जलते पहुंचती थी थोड़ी देर बाद, तब जाके उसमें जो भी चीज़ें अंदर भरी रहती थी उसमें आग लग के वो विस्फोट करता था। लेकिन आज का जो आधुनिक जो ग्रेनेड है इसमें एक पिन लगी होती है, एक फ्यूज़ होता है, और ये पिन लगी होती है। पिन आप निकालेंगे, निकाल के फेंक देंगे, थोड़ी देर बाद जो है जो डेटोनेटिंग मैकेनिज़्म उसका है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो अपना काम कर देगा। जैसा कि फिर हमने बताया कि जो बॉम्ब्स होते हैं, बॉम्ब आ गए हम, बॉम्ब्स में जो है एक्सप्लोसिव ही भरे होते हैं। अब आज जो दुनिया में न्यूक्लियर बम के बाद जो सबसे पावरफुल जो बम है वो रूस के पास है, जिसका नाम है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स के पास MOAB, जिसको कहा गया मदर ऑफ ऑल बॉम्ब। सबसे ज़्यादा पावरफुल रशिया का फादर ऑफ ऑल बम है, दूसरे नंबर पे USA का मदर ऑफ ऑल बम है। ये न्यूक्लियर बम के अलावा सबसे पावरफुल तो बम इसमें न्यूक्लियर बम ही है, लेकिन ये इसके अलावा जो नॉर्मल बम है उसमें। अब बम अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। बम की बेसिकली जो ख़ास बात क्या होती है कि इसमें जो है वो
हमेशा मैंने कहा एक्सप्लोसिव वेपन है ये, और एक्सप्लोसिव मटेरियल इसमें भरा जाता है। ये जो है कहीं पे टकराने से ये फट सकता है। इसके अलावा इसमें जो है टाइम मैकेनिज्म या टाइम मशीन लगाई जा सकती है, टाइमर जैसे होता है ना, टाइम बॉम्ब जिसे कहते हैं, टाइम बॉम्ब होता है। रिमोट कंट्रोल से भी ये डिवाइस यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा लिड फ्यूज़, यानी कि जिस तरह से ग्रेनेड में एक पिन लगी रहती है उस तरह से एक पिन निकाल के और आप फेंक सकते हैं, थोड़ी देर में फट जाएगा। तो इस तरह से ये बम को हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो उसमें मटेरियल भरा जाता है, एक्सप्लोसिव जो मैकेनिज़्म है उसका, उसके हिसाब से बम को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें आप देखेंगे नंबर 1 पे कंप्रेस्ड गैस बम। इसमें जो गैस है या एक प्रकार से जो आप मानिए ड्राई आइस, इसका स्टोरेज या बम जो होता है, इसमें गैसेस को जो है कंप्रेस करके वो डाला जाता है और ज़रा सा ही प्रेशर पाने पे वो फट जाते हैं। दूसरा जो बम है वो लो एक्सप्लोसिव बम है। इसमें ब्लैक पाउडर, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनका कि जो एक्सप्लोजन जो पावर है वो कम होता है, ऐसे मटेरियल डाले जाते हैं। तीसरा हाई एक्सप्लोसिव, इसमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जो एक्सप्लोसिव मटेरियल वो डाले जाते हैं। थर्मोबैरिक बम जो होता है वो, ये जो है जो थर्मोबैरिक बम है, ये अपने आसपास की जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उससे ये जलता है और अपना जो फ्यूल है उसको बर्न करता है और वो ब्लास्ट होता है। इसका जो इम्पैक्ट होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फिशन बम है और न्यूक्लियर फ्यूज़न बम है। न्यूक्लियर फिशन बम जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका के द्वारा जो है हिरोशिमा और नागासाकी गिराए गए थे, वो न्यूक्लियर फिशन बम होते हैं। इसमें एक फिशन रिएक्शन होती है जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन होती है जिसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 जैसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और एक चेन रिएक्शन होती है जिसमें मटेरियल टूटते टूटते कई छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कि फिशन रिएक्शन कहते हैं। फ्यूज़न बम होता है कि ये जो है दो न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज़ करता है। जो हमारा जो सन है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो फ्यूज़न बम का। उसमें जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है फ्यूज़न के माध्यम से। तीसरा जो है वो एंटी मैटर बम। ये अभी तक ऐसा कोई बम बनाया नहीं गया है दुनिया में और ना ही कहीं कोई इस्तेमाल किया गया है। ये जो है बहुत ही कॉस्टली है और ये एंटी मैटर बम है, यानी कि जो जैसे जो मैटर होता है उसका हमेशा एक एंटी मैटर होता है, यानी कि उसका कपल एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके और उनका बम बनाया जाए और उनको एक्सप्लोड किया जाए, तो जिसका कि एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो $63 ट्रिलियन पर ग्राम, 1 ग्राम के लिए इतना पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो अभी तक ऐसा कोई बम प्रैक्टिकल यूज़ में है नहीं। दूसरा हम देखेंगे बम की कैटेगरी के बारे में, तो यूज़ के अनुसार इस्तेमाल जो है बम का जो हम कर रहे हैं उसके अनुसार हम बम को कैसे बांट सकते हैं। तो एक एरियल बम हुआ, ये बेसिकली जो है वो हवाई जहाज़ से वो ग्राउंड पे फेंका जाता है एयरक्राफ्ट से। एक डिले एक्शन बम है कि ऐसा बम जो कि कुछ देर बाद फटे। ग्लाइड बम है। ग्लाइड बम क्या होता है कि ये जैसे ग्लाइडर होता है ना, वो उसी प्रकार से वो फ्लाइट करता है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट से ड्रॉप कर दिया जाता है। उसके अलावा फिर ये जो है वहाँ पे ये कुछ देर उड़ता है और इसको गाइड करके टारगेट की तरफ छोड़ा जा सकता है, यानी कि टारगेट पे जाने से पहले इसको गाइड कर सकते हैं। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट फ्लाइट लेता है, इसको ग्लाइड बम कहते हैं। जनरल पर्पस बम हो गया, नॉर्मल बम हो गया, जो हम आम जो आर्मी है उसको यूज़ करती है, इस तरह का ये बम हुआ। इंसेंडेरी बम जो हो गया, ये भी एक प्रकार का जो है वो नॉर्मल बम है और एक बार जो टारगेट को सेट करके उसको आग लगा दी जाती है। क्लस्टर बम्स ऐसे बम होते हैं जिसमें एक बम के अंदर छोटे छोटे कई बम होते हैं और उस बम को फटने के बाद वो ढेर सारे जो बम होते हैं वो फटने लगते हैं सीरीज में। ये बेसिकली वहाँ होता है जहाँ पे टारगेट आपको बहुत क्लियर नहीं है अगर, या मल्टी टारगेट्स हैं, तो मल्टी टारगेट्स के लिए इस तरह से के बम इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो एक बार फटने के बाद ढेर सारे उसमें छोटे छोटे कई बम निकलते हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में जाके फटते हैं और टारगेट कहीं ना कहीं से हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंटी रनवे पेनिट्रेशन बम, ये ऐसे बम होते हैं जो कि रनवे जो आपका एयरक्राफ्ट या एयरपोर्ट का जो फ्लाइट का रनवे है जहाँ से आपके लाखों विमान उड़ सकते हैं, ये उस पर गिराया जाता है
और वो रनवे पर जाके और फट जाते हैं, और वो कई छोटे छोटे उसमें भी बम्स होते हैं, वो पूरा के डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि जो फ्लाइट है वो उड़ ना सके। जैसा कि आप अरब इसराइल वॉर में कई जगहों पे देखने को मिलेगा कि इसराइल ने जो है मिस्र की किस तरह से हवाई पट्टियों को उड़ा दिया था और उनकी फ़्लाइट्स जो है उड़ान नहीं भर पाई थी। बंकर बस्टर होते हैं जो कि आर्मी के जो बंकर बनाए जाते हैं दुश्मन के द्वारा, पत्थर के बंकर होते हैं। ऐसे ये बम होते हैं जो कि ये जो हार्ड जो सरफेस है उसको पेनिट्रेट करने के बाद वो फट जाते हैं। कंक्रीट बम होते हैं, ये भी जो है रियल बम होते हैं, और ये बहुत हार्ड होते हैं, और इसका जो एक्सप्लोसिव होता है वो जो जब ये गिरते हैं तो उसके बाद ये फट जाते हैं। इसके अलावा एक लास्ट जो बम है इनर्ट बम। इनर्ट बम एक्चुअल में केवल ये एक प्रकार से बम का मॉडल है जिसमें से उसका जो एनर्जेटिक मटेरियल है अंदर से वो रिमूव कर दिया जाता है। केवल ये शेल बचता है जिसको कि म्यूज़ियम वगैरह में डिस्प्ले के लिए रखा जाता है, और या फिर जो नेवल और मिलिट्री की ट्रेनिंग के दौरान यूज़ में उनको दिया जाता है, तो उस तरह के बम को हम कहते हैं इनर्ट बम। अब हम बम के बाद आगे आते हैं बंदूकों की दुनिया में, कि बंदूकें कैसे आईं और किस तरह से उनका इस्तेमाल होता था पहले और अब किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो उसमें सबसे पहले मस्केट्स ये होती थी दो प्रकार की, एक मस्केट्स होती थी, एक आर्क्यूब्स होती थी। मस्केट जो होती थी ये बहुत लंबा, इनका जो नाल होती थी बहुत लंबी होती थी, और ये मज़ल लोडिंग यानी कि इनमें जो नाल में फ्रंट से जो है वो सारी लोडिंग, पहले बारूद, उसके बाद उसमें जो मटेरियल है उसको डाला जाता था, और उसके बाद उसको वो टाइट कर दिया जाता था। ये ट्राईपॉड पे चलती थी, यानी तिपाए पे टिका के चलाई जाती थी, क्योंकि ये बंदूकें बहुत लंबी होती थी और बहुत वजनी होती थी, और एक आदमी के बस की बात नहीं थी उसको उठा के और निशाना लगा के उसको फायर कर सके, इसलिए उसको तिपाए पर टिका के फायर किया जाता था। वहीं आर क्यूब्स इसी का छोटा फॉर्म था। जो बंदूकें थोड़ा हल्की हो गई तो उनको यूनिपॉड यानी कि एक सिंगल जो पाया होता था उस पर टिकाया जाता था, और ये भी उस समय की मज़ल लोडिंग यानी कि फ्रंट लोडिंग जो है होती थी। अब इसमें बंदूकों की जो श्रृंखला है उसमें सबसे पहले आती है मैच लॉक मस्केट, यानी कि ऐसी बंदूक जो कि माचिस की तीली के बिना नहीं चल सकती है, जिसमें एक रस्सी लगी होती है जिसको माचिस की तीली की ज़रूरत पड़ती है उसको जलाने के लिए, और तभी वो काम कर सकती है। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, इसको मैं आपको बड़ी पिक्चर में एक मिनट दिखाने की कोशिश कर। अब ये मैच लॉक जो मस्केट है उसकी पिक्चर आपके सामने है। इसमें देखिए एक ये बाउल जैसा जो है ये शेप यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ से एक छेद अंदर गया है किसमें, नाल में। तो ये नाल में बारूद और छर्रा, उसके बाद उसको टाइट करने का काम आगे का रॉड से किया जाता था। ये भरने के बाद इसको कर दिया गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बारूद इसमें डालकर इस होल के द्वारा यहाँ पर रखा जाता था। अब क्या है कि इस रस्सी में आग लगा दी जाती थी और इसको यहाँ से टाइट किया जाता है। इसको बार बार जो है हमको ढीला करके इसको आगे ढकेल ढकेल के इसको टाइट करना पड़ता है। फिर हम स्ट्राइकर, जब हम उसका ट्रिगर दबाएंगे तो ये जो स्ट्राइकर आपका दिख रहा है ये जाके इसमें स्ट्राइक करेगा। जलती हुई रस्सी इस बारूद में स्ट्राइक करेगी तो बारूद में आग लगेगी, और ये आग लगने के बाद ये वही आग अंदर जाएगी, और अंदर वाले जो बारूद है आपका जो नाल है बंदूक की उसमें जो बारूद है उसमें आग लगेगी, और वो प्रेशर से जो बुलेट आपने डाल रखा है छर्रा वो सीधा आगे निकल के जाएगा और दुश्मन के ऊपर वार करेगा। इसके लिए एक लॉक भी रहता है जिसको कि आप ये यहाँ से बंद कर सकते हैं ताकि कभी भी गलती से कोई यहाँ जो जलती हुई रस्सी इसके ऊपर ये ना जाए। तो इसमें से बारूद भर के और इसको लॉक करके ऑलरेडी रखा जाता था ताकि कभी मौका पड़ते इसको अनलॉक करके तुरंत फायर किया जा सके। तो ये आपकी थी ये मैच लॉक। अब हम आगे देखेंगे व्हील लॉक मस्केट। इसका जो है मॉडिफाइड वर्जन था, ये आपके सामने व्हील लॉक मस्केट है। ये व्हील लॉक मस्केट जो आप देखेंगे, मैच लॉक मस्केट जो थी वो स्पेन में डेवलप की गई थी। व्हील लॉक मस्केट जो है ये जर्मन्स द्वारा बनाई गई थी, और ये जो आपकी रस्सी है इसकी जो ड्रॉबैक थी कि जैसे अगर बारिश हो रही है उसमें नहीं ऑपरेट कर पाएगी, या बहुत ठंड है बहुत तेज़ हवा चल रही तो आपका ये जो आग है आप लगा रहे हैं बुझ जाएगा, या आप आग लगा नहीं पाएंगे। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए जर्मन्स ने जो है उस एक व्हील लॉक मस्केट डेवलप की। ये जो टेक्नोलॉजी है आज हमें जो खिलौने हमारे पास आते हैं चाबी से चलने वाले, जो चाबी भरते हैं जिसमें हम, ठीक है, तो उन खिलौनों में ये टेक्नोलॉजी आज यूज़ हो रही है। इसको हम जरा आपको बड़ी पिक्चर में दिखाने की कोशिश कर। अब देखिए आपके सामने ये है व्हील लॉक मस्केट।
व्हील लॉक मस्केट के लिए क्या था कि ये जो व्हील था ये, इसके लिए चाबी होती थी। बिना इस चाबी की बंदूक नहीं चल सकती थी। चाबी से क्या होता है, इसको घुमा घुमा कर पहले ये चाबी भरी जाती थी, इसको स्प्रिंग अंदर होती है, उसको वो स्प्रिंग टाइट हो जाती है, फिर इस चाबी को ये हटा दिया जाता है। अब इसमें क्या था कि जो स्ट्राइकर आप देख रहे हैं इसमें एक पत्थर लगा हुआ है। ये पायराइट क्रिस्टल वगैरह होते थे जो कि चिंगारी जल्दी उत्पन्न करते थे। तो अब जब ट्रिगर दबाया जाता था तो ये व्हील, जो आपका व्हील देख रहे हैं आप, ये सिरेटेड मिलेगा, यानी कि ये इसमें जो है वो खांचे बने हुए हैं। ये प्लेन नहीं है, स्मूथ सरफेस नहीं है, ये रफ सरफेस है। तो ये व्हील घूमेगा, साथ में ये स्ट्राइकर इस पे स्ट्राइक करेगा, किस पे, ये व्हील पे। और इसके बगल में देखिए आप, ये टच होल है, जो ये यहाँ पे आग जनरेट होगी यहाँ पर, वही आग इस होल से अंदर चली जाएगी और अंदर के बारूद में, जो पीछे बारूद भरा हुआ है, इसमें आग लगेगी। उसके आगे जो छर्रा है फिर वो प्रेशर से निकल के सीधा आगे जाएगा। तो इस तरह से ये व्हील लॉक मस्केट काम करती थी। इसके लिए चाबी जरूरी होती थी, बिना चाबी के ये नहीं चल सकता है। बाद में ये टेक्नोलॉजी, हम जैसा कि बताया आपको कि खिलौनों में देखने मिलती है, जो चाबी से चलने वाले खिलौने हैं उसी से ये चलती है। जिसमें आप पुराने खिलौने जो आप देखे होंगे, जिसमें कारें होती हैं, जिसके ऊपर लाइट वगैरह वो चिंगारी निकलती हुई जलती है। अब तो बैटरी चलने लगी, लेकिन पहले वो चिंगारी वाली कारें आती थी, शायद अभी भी आती हैं, आप उसको देखिएगा। तो उसी टेक्नोलॉजी पे ये बंदूक काम करती थी। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। स्नैप लॉक और फ्लिंट लॉक। स्नैप लॉक मस्केट होती है कि जिसमें ये आगे इस एक स्टील का जो है प्लेट लगी होती है और उसके सामने एक स्टील की ही प्लेट उस पर स्ट्राइक करती है, जिससे वो चिंगारी उत्पन्न होकर जल के, और ये इसी बाउल में जो यहाँ पर बना हुआ प्लेट, उसी में जाती है और बारूद को आग लगाती है। वहीं जो फ्लिंट लॉक मस्केट था उसमें क्या था कि फ्लिंट में एक ये फ्लिंट होता था। फ्लिंट बेसिकली भी पायराइट क्रिस्टल या ऐसे जो पत्थर होते थे जिसमें चिंगारी जल्दी उत्पन्न होती थी, उनको इसमें फिक्स कर दिया जाता था और ये उस पर जाकर टकराते थे और ये चिंगारी उत्पन्न करके आग लगाते थे। इसमें क्या था कि इसमें चाबी भरने की समस्या खत्म हो गई कि अब आपको चाबी भरनी पड़ेगी, लेकिन ये आपको क्रिस्टल थोड़ी देर बाद बदलना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये दोनों बंदूकें चलती थी। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। तो हैंड गन्स की बात करते हैं। तो ये छोटी बंदूकें थी जो कि हाथ से चलाई जाती थी। इनकी भी टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली फ्लिंट लॉक टेक्नोलॉजी पे ही ये काम करती थी। इसमें और ख़ास बात ये होती थी कि इसमें आगे बेनट लगा होता था। जो आप बेनट आगे देख रहे हैं, ये बंदूक है, बंदूक के आगे चाकू जैसी चीज़ जो लगी हुई, इसी को बेनट कहा जाता है। ये जो गन्स होती थी, इसमें कहीं कहीं बेनट ऊपर देखिए लगी हुई है, यहाँ पे देखिए नीचे लगी हुई, जो कि फोल्डेड स्टेज में है। इसको जब कभी अगर दुश्मन बहुत करीब आ जाए और आपको फायर करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप बेनट खोल के उस पर तलवार के तरीके से वार कर सकते हैं। तो ये अपने आप में डुअल नेचर में काम करता था। इसमें भी जो फिलिंग होती थी वो मज़ल लोडिंग थी शुरुआत में, बाद में पीछे से भरने के लिए आई, जिसको ब्रीच लोडिंग कहा गया। अभी हम उस पर आपको ले चलते हैं। तो इसको भी भरने का काम आगे से ही होता था, लेकिन ये फ्लिंट लॉक टेक्नोलॉजी पे काम करती थी। अब जो ये तो था कि अब तक हम साइड से सारा चीज़, इसमें जो भी था सेटअप पूरा, बंदूक में जो मैच लॉक का था और व्हील लॉक का था, फ्लिंट लॉक है, स्नैप लॉक है, ये सारा जो सिस्टम था ये बंदूक के साइड में फिट होता था। अब इसके बाद आ गया जब परक्यूशन कैप। परक्यूशन कैप क्या होता है वो हम आपको दिखा देते हैं। परक्यूशन कैप, ये परक्यूशन कैप है। इसमें ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ, यानी कि जो ज़्यादा हाईली इन्फ्लामेबल मटेरियल जो होते थे वो इसमें डाले जाते थे, और एक तरफ से ये बंद होता था, दूसरी तरफ से खुला होता था। तो एक कैप जैसा होता था। इसको जो है वो बंदूक की जो बैरल होती थी उसमें पीछे एक निप्पल जैसी चीज़ लगाते थे और इसमें छेद होता था। इसी के ऊपर ये परक्यूशन कैप को लगा दिया जाता था उलट के, जिसमें कि पीछे का हिस्सा बंद होता था। अब ये स्ट्राइकर परक्यूशन कैप पर स्ट्राइक करता था, जिसमें कि ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता था, और उससे जो आग निकलती थी इस होल से वो अंदर चली जाती थी, और अंदर जाने के बाद जो बारूद है उसमें आग लगाती थी और उस तरह से वो फायर हो जाता था। तो ये था परक्यूशन कैप। अब परक्यूशन कैप आने से क्या हुआ कि ये जो छेद का हिस्सा था जो नाल में बगल से जो था, अब वो पीछे जाने लगा, अब ये बैक साइड में आ गया। परक्यूशन कैप अगर आप देखेंगे तो आज भी जो हम पटाखे जलाते हैं, जो बंदूक इस्तेमाल करते हैं दिवाली में, चुटपुटिया वाली, जिसमें छोटे छोटे जो है वो पॉइंट्स होते हैं, जिसको कि आगे वो स्ट्राइकर से वो जलता है, तो वो चुटपुटिया वाली बंदूक जिसको कहा जाता है, हम उसके रूप में हम देख सकते हैं आज भी वो इस्तेमाल होता है।
हमने पहले बताया आपको कि बेनेट बेनेट क्या है। बंदूक में ये टेक्नोलॉजी लगाई गई, चाकू जैसी चीज़ें ये इसलिए लगाई गई कि जब भी कभी फायरिंग में डिले हो, दुश्मन आपके करीब पहुंच जाए तो आप उस पर वार कर सकें। अब आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि अब फ्लिंट लॉक राइफल, अब तक बंदूकें चल रही थी, अब हम आ गए राइफल पे। तो अब हम यहाँ जानेंगे कि बंदूक और राइफल में बेसिक डिफरेंस क्या है, मूल जो अंतर होता है वो क्या होता है। तो हम जान लें कि जो बंदूक, आप ये देखेंगे कि नाल की यहाँ पिक्चर दी गई है, ये राइफल की नाल है। राइफल के नाल में अंदर ग्रुप्स होते हैं, स्पायरलिंग होती है, ये इसको कहा जाता है राइफलिंग, इसी से इसका नाम है राइफल। और बंदूक की नाल जो होती है वो प्लेन होती है, बिल्कुल एकदम सीधी सीधी होती है। तो वो जो प्लेन होती है और ये राइफलिंग में क्या अंतर आता है कि राइफलिंग में जो गोली है वो गोली घूमते हुए जाती है और जितना दूर जाती है उसका सर्किल उतना बड़ा हो जाता है। इसमें कुल मिला के एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कंजर्व हो जाती है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को प्रिजर्व कर लिया जाता है और वो टारगेट तक उसकी जो स्पीड है वो लगभग सेम होती है, यानी कि उसकी जो स्ट्राइक, जो पेनिट्रेशन, जो क्षमता होती है घायल करने की, वो शुरू से आखिरी तक लगभग एक जैसी होती है। तो इसमें मारक क्षमता बढ़ जाती है। वहीं बंदूक की गोली में जितना दूर वो जाएगी धीरे धीरे उसकी मारक क्षमता कम होती जाएगी और ग्रेविटी के कारण वो जल्दी नीचे गिर जाएगी। वहीं राइफल की गोली बहुत दूर तक जाती है। तो ये राइफलिंग के कारण ही इसका नाम राइफल दिया गया। जब राइफल आई तब तक जो है वो कार्ट्रिज यानी कि बुलेट आ गई। बुलेट में आप देखेंगे कि बुलेट के पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें परक्यूशन कैप लगी होती है, उसके बाद वो बारूद और आगे बुलेट लगी होती है। तो जब ये आया तो पहले ये पेपर कार्ट्रिज आया। कार्ट्रिज का भी जो निर्माता है उसको गुस्तावस एडोल्फस को कहा जाता है। सबसे पहले उसी ने जो है कार्ट्रिज बनवाया था जिससे भरने में आसानी हो। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे फिर कि मेटल कार्ट्रिज बाद में आ गई, यानी कि जो धातु की जो गोलियां हैं वो बाद में आ गई। जब राइफल की शुरुआत हुई और आपका परक्यूशन कैप आ गया तो परक्यूशन कैप के बाद जो है ये ब्रीच लोडर शुरू हो गया काम, यानी कि बंदूक को अब आगे से नहीं पीछे से ही गोली भर के और फायर आप कर सकते हैं। पहले आगे से भरा जाता था, फिर परक्यूशन कैप आया, उसको कैप लगाया जाता था, फिर परक्यूशन कैप को और जो कार्ट्रिज है उसके साथ फिट कर दिया गया। तो अब जो परक्यूशन कैप है वो बुलेट का हिस्सा बन गई और उसको पीछे से लोड कर देते थे, जो कि पीछे जो है हार्ड होती थी, पीछे से वो नहीं निकल सकता था, उसमें जो कुछ मटेरियल रहता था वो आगे ही निकल के जाता था। तो इसमें राइफल की श्रृंखला में सबसे पहले जो है वो फर्ग्यूसन राइफल थी, जिसको कि मेजर पैट्रिक फर्ग्यूसन ने बनाया था। ये फर्स्ट ब्रीच लोडिंग राइफल थी, यानी कि जिसको पीछे से भरा जाता था। इसके अलावा बहुत लंबी लंबी बंदूकें बनाई गई, बहुत लंबे लंबे राइफल जिनकी नाल